जब वक्त बुरा होता है तो आप भगवान को कोसते हो कि मेरा बुरा वक्त क्यों बनाया और उनका अच्छा वक्त क्यों बनाया। लेकिन बुरे वक्त में आप जो सीखते हो वही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। जी हाँ, यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उससे डरिए नहीं, उससे लड़िए। आपको जो भी लर्निंग मिल रही है उसको सीखिए और उसका इस्तेमाल करिए। आपका बुरा वक्त एक दिन निकल जाएगा। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है कि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल एस्टेट, कि यदि आज 2023 में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि या फिर एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए तो इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में अपनी राय दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो कहाँ इन्वेस्ट करता। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। बॉस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन कह लीजिए या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में है। ऐसी इंफॉर्मेशन जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की, अर्निंग से रिलेटेड या फिर कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो है जो है म्यूचुअल फंड वर्सेस जो है रियल एस्टेट, तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला सवाल उन लोगों के लिए यह आता है जो लोग जानते नहीं है या अभी बिगिनर है और पहली बार इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो उनको हो सकता है म्यूचुअल फंड के बारे में ना पता हो कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में काम कैसे करता है। जैसे हम ट्रेडिशनली जो है बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग इन द सेंस कि हम बैंक में जाते हैं, अपने पैसे जमा कर देते हैं या कुछ पैसे एफडी कर देते हैं या आरडी कर देते हैं या फिर पैसे सेविंग में छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि बैंक इन पैसों को लेकर के जो है बोरोवर्स को देता है। बोरोवर्स यानी जो लोग लोन चाहते हैं वो उनको लोन देता है। वह तकरीबन 18 से लेकर के 20, 22, 24% तक में अलग अलग कैटेगरीज में जो है लोन देता है। और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं, यानी वो मान लीजिए 20% वहाँ से वो अर्निंग करता है, तो उसमें से आपको 4-6% जो है आपको एज ए सेविंग या एफडी या आरडी में जो है दे देता है। अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बैंक की जगह हो जाते हैं फंड मैनेजर। अभी फंड मैनेजर मैंने बोल दिया तो मैनेजर नहीं होता है, मतलब ये कंपनीज ही होती है, पर इनको फंड मैनेजर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये फंड को मैनिपुलेट करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी का खरीदते हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है या एसबीआई बैंक है और उसका एक फंड मैनेजर यानी एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है। वहाँ पे आप उनका जो है म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो। तो ये बैंक्स यानी फंड मैनेजर क्या करते हैं, ये आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि जब वो कंपनी ग्रोथ करती है तो वहाँ पर उनको एक इंसेंटिव, मतलब कह लीजिए जो इंटरेस्ट मिलता है, उसी में से ही आपको एक इंटरेस्ट दे दिया जाता है। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी कंपनी ग्रोथ ठीक ठाक होती है, इसलिए म्यूचुअल फंड में 10 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इंटरेस्ट कम भी मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एवरेज 10% आपको इंटरेस्ट मिल ही जाता है, जो कि सेविंग और एफडी से ज़्यादा ही होता है और आपके इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में घाटे से जो है बचना है तो आप यहाँ पे एसआईपी ले सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप 1000 रुपये का एसआईपी ले रहे हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो जो आपकी एसआईपी होती है उसको पर्टिकुलर किसी एक इक्विटी या जो है एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब अलग अलग कंपनियों का शेयर खरीदते हैं या अलग अलग कंपनियों में इक्विटी लेते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और उस 1000 रुपये को जो है फंड मैनेजर ने 7 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया। तो मान लेते हैं 7 में से 2 कंपनियों को घाटा हो गया, लेकिन 5 कंपनियां प्रॉफिट में होती है। इससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है, जो कि तकरीबन 10 से 12% होता है। बहुत ज़्यादा 15-30% लोग बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, 10 से 12% ही मिलता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो है रियल एस्टेट की। देखिए रियल एस्टेट तो मेरा फेवरेट है, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर कोई लगता है तो वो रियल एस्टेट लगता है। रीज़न ये है कि मैं रियल एस्टेट की कई बार बातें भी कर चुका हूँ अपने जो है चैनल पे। कई वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरीके से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके जो है
अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, या फिर एक अपना एसेट बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पर उससे आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक बुक की बात करता हूँ जो कि है रिच डैड पुअर डैड, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो उसके ओनर रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो रियल एस्टेट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीज़न ये है कि रियल एस्टेट में होता क्या है कि रियल एस्टेट जो है वह सीमित मात्रा में है, और जो चीज़ सीमित मात्रा में है उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। तो यदि आप रियल एस्टेट में आपके पास पैसे हैं, यानी अगर आपके पास करंट टाइम में 5 से 10 लाख रुपए हैं, तो आप कहीं भी ना डालिए, आँख मूंद करके रियल एस्टेट में डाल दीजिए। कोशिश करिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिए, यानी कोई शॉप या कोई शोरूम में शॉप हो, या कमर्शियल लैंड हो कोई। अगर आप उसको ले लेते हैं तो अभी तो नहीं उतना, हो सकता है करंट टाइम में आपको बेनिफिट ना दे पाए, लेकिन 5 से 10 साल बाद वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूबल हो जाएगी। अगर वहाँ पे आपने कोई शॉप या दुकान बना के डाल दी तो वो तो किराया तो देता ही देता है, साथ में जो है आपके जो लैंड है, जो जगह है, उसका भी अप्रिसिएशन बढ़ता रहता है। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से बहुत सारा बेनिफिट होता है। ऐसे बहुत सारे मिलियनियर और बिलियनियर हुए हैं जो ज़्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जो रेंटल इनकम मिलती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। रियल एस्टेट में एक और बेनिफिट होता है आपको जो इन्वेस्ट करने का, अगर मान लीजिए आप जो है किन्हीं पेपर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, पेपर्स यानी बॉन्ड, शेयर, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो होता क्या है कि आपका अगर जो मंथली जो भी एनुअली इनकम बनती है वहाँ पर आपको टैक्सेस भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया ना, आपको ना तो रियल एस्टेट आपका चोरी हो सकता है, ना तो आपको इसके ऊपर किसी को टैक्स देना है, ना ही कोई रिटर्न फाइल करना है, कुछ नहीं करना है। यदि आप 50 लाख रुपए आज जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हो, 10 साल बाद वो 50 लाख रुपए 2 करोड़ बन जाएंगे, लेकिन आपको उस 2 करोड़ पे कोई भी आपको टैक्स या रिटर्न नहीं फाइल करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है रियल एस्टेट का। तो अब बात आती है कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करता? क्योंकि बातें तो मैंने कर दी कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से इतना मिलता है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर इतना मिलता है। लेकिन आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए यहाँ पे अगर मैं होता और कहीं जॉब कर रहा होता या मेरी कोई फिक्स इनकम होती, जहाँ पर मान लीजिए मेरी फिक्स इनकम कुछ 15 से 20 हज़ार रुपये होती, तो मैं वहाँ पे कोशिश करता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता। रीज़न ये है कि भाई फिक्स इनकम है तो घर के भी खर्चे हैं, सब कुछ है, बच्चे होंगे तो स्कूल पढ़ाना ले जाना और भी अदर खर्चे होंगे। तो वहाँ पर मैं रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा कि महीने के 500 या 1000 रुपये मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। कुछ लोग का ये कहना होगा कि भाई 500 1000 रुपये में बच ही नहीं पाते सैलरी से, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक तरीका बताता हूँ कि आप जब भी आपको किसी म्यूचुअल फंड या इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है और आपको सैलरी मिलती है, तो आप कोशिश करिए जिस दिन आपको सैलरी मिलती है उसी दिन वो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। यानी यदि आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है और आप 1000 रुपये फर्स्ट डे इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी सैलरी 14,000 रुपये हो जाएगी। अब आप उसको 14,000 रुपये मान लीजिए और उसी हिसाब से अपने खर्चे चला लीजिए। अब मैं बात करूँ कि यदि मैं बिज़नेस कर रहा होता और मेरे पास ठीक-ठाक पैसे होते, तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता। यानी तकरीबन मैं अगर मेरे पास कम से कम 5 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए भी होते तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता, ना कि म्यूचुअल फंड में, क्योंकि रियल एस्टेट में जो पैसा होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैंने ऐसे जो है वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो, वहाँ पे रियल एस्टेट की वैल्यू क्यों बढ़ रही है उसके बारे में भी मैंने डिटेल जानकारी दी है। जो है मान लीजिए आपने कहीं पर रियल एस्टेट का प्लॉट ले रखा है और उसी के आसपास कोई हाईवे निकल जाता है, तो आपके प्लॉट तो मतलब वो क्या कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कहीं से भी घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, जहां पर आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुछ और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।